निकाय चुनाव की रणनीतियां तैयार। कानपुर देहात पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सरकार पर जमकर साधा निशाना। केसरगंज के भारतीय जनता पार्टी सांसद पहुंचे नंदी नगर में कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र, बारीकी से किया है निरीक्षण, खिलाड़ियों से की गई मुलाकात। प्रेम प्रसंग के चलते मां बनी जल्लाद, 10 साल के मासूम को उतारा मौत के घाट, प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बच्चे की कर ली हत्या। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा को लेकर उन्नाव के युवक ने उठाया कदम, पीड़ितों को प्लॉट देने की करी घोषणा, लोगों ने की सराहना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। विधान परिषद चुनाव के साथ निकाय और लोकसभा की जीत तय करने की रणनीति को लेकर कानपुर देहात पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और कानपुर उन्नाव शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक के निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर कमलेश प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने ग्राउंड स्तर पर मतदाताओं को तैयार किया। नरेश उत्तम ने यह कहा है कि चुनाव की तैयारियां मजबूती के साथ की जा रही हैं और सभी बेरोजगार स्नातक के मतदाता समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं। और नरेश उत्तम ने भारतीय जनता पार्टी पर भी तमाम तंज कसते हुए अखिलेश यादव लोकसभा की 80 सीटों पर खुद दौरा करेंगे और सभी 80 की 80 सीटों पर नजर बनाए हुए। इस बात को पूछे जाने पर नरेश उत्तम ने कहा कि समाजवादी पार्टी जीत हासिल करने के लिए देश में समाजवादी स्थापित करने के लिए 80 की 80 सीटों पर खुद मैदान में उतरेगी और सभी सीटों का दौरा करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी से जनता तंग आ चुकी है और ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने वाला है। किसी तरीके की धांधली होने की संभावना नहीं है। कहीं भी किसी मतदाता को रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। इन पढ़े लिखे लोगों ने अभी बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में लाल बिहारी यादव जी और आशुतोष सिन्हा शिक्षक को और स्नातक को वहाँ जिताया है। अभी इलाहाबाद झांसी में पिछले दिनों चुनाव हुआ था 1.5 साल पहले, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को हराया है। पढ़े लिखे लोग सब बीजेपी से निराश हैं कि बीजेपी केवल कोरी बयानबाजी करती है, धोखा देती है, छलावा करती है। आगे बढ़ेंगे, बात केसरगंज की करेंगे। केसरगंज के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र नंदी नगर पहुंचे और प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही खिलाड़ियों से मुलाकात की और इस मौके पर कई अहम मुद्दों पर खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए भी वो नजर आए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है चांदपुर से, ये खबर जहां पर बिजनौर से ये पूरी बड़ी खबर और चांदपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। प्रेम प्रसंग के चलते मां ने ही अपने बच्चे की हत्या की थी और 10 साल के मासूम को मौत के घाट उतारा था। प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बच्चे की हत्या कर दी। एसपी देहात राम अर्ज ने प्रेस वार्ता की और घटना का खुलासा किया है। ये बड़ी खबर बिजनौर से, बिजनौर का कस्बा चांदपुर, वहां से आपको अपडेट दे रहा है, जहां पर जो बच्चे की हत्या हुई थी उसमें मां ने ही उस बच्चे को मौत के घाट उतारा था और एसपी देहात राम अर्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना का खुलासा किया है। दरअसल प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर खुद के बच्चे की, जो मासूम 10 साल का बच्चा था, उसको मौत के घाट उतारा और प्रेम की वजह से ये बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती नजर आई है। मां खुद अपने ही बच्चे की हत्यारन बनी है और एसपी देहात ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। राम अर्ज ने और प्रेस वार्ता के बाद पूरी घटना का खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि किस तरह से जो मां थी वो अपने बच्चे को मारती हुई नजर आई है और प्रेमी के साथ मिलकर इस बच्चे की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बिजनौर से दे रहा है, बिजनौर का कस्बा चांदपुर, जहां से ये बड़ी खबर आ रही है। प्रेम प्रसंग के चलते उस बच्चे को मौत के घाट उतारा गया था और 10
साल के उस मासूम बच्चे को अपने प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने मौत के घाट उतारा है। आगे बढ़ेंगे, बात मुरादाबाद जनपद की करेंगे, जहां पर मोहम्मदपुर से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं कि बस्तौर निवासी मित्रपाल ने मुरादाबाद एसएसपी की शिकायत पत्र देते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान जलाल उद्दीन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मित्रपाल ने यह कहा है कि फर्जी तरीके से उसकी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली गई है और इसके साथ ही मित्रपाल ने ग्राम प्रधान जलाल उद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्राम प्रधान जलाल उद्दीन ने तमाम आरोपों को निराधार बताया है और जलालुद्दीन ने यह बताया है कि कुछ दिन पहले उन्होंने पूर्व ग्राम प्रधान इंद्रपाल और भूमाफिया कासिम पर ग्राम समाज की जमीन पर प्लॉटिंग कर उसे बेचने की कार्रवाई की मांग करते हुए मंडल आयोग से शिकायत की गई थी, जिसमें मंडल आयुक्त के द्वारा जांच बैठाई गई है और लेखपाल के द्वारा जमीन की पैमाइश कर ली गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब हर किसी की नजर बनी हुई है। देखिए, जो मित्रपाल ने कल आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो 916 गाटा संख्या नंबर पे आरोप लगाया है, जिससे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना मैं उसमें गवाह हूँ, ना मेरे सामने सौदा हुआ, ना रजिस्ट्री हुई। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा मामला ये है कि मैंने ग्राम समाज की 902 नंबर गाटा संख्या का मुद्दा उठाया था, जिसमें भूमाफिया कासिम, पूर्व प्रधान इंद्रपाल की मिलीभगत से इस पे प्लाटिंग कर दी गई थी। मेरा इसमें कोई रोल नहीं। कासिम ने तेजपाल नाम की जमीन ली थी, उस पर प्लॉटिंग करी थी। उन लोगों ने जो उससे पैसे दे के स्टैम्प कराया था, उस पर मेरी मोहर लगी हुई है। अच्छा। बाकी कासिम ने जो प्लॉटिंग करी है वो जाने, उसका खानदान, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा। आप जिन्होंने लिया उनसे पूछ लो, गाँव के लोगों से पूछ लो, जिन्होंने प्लॉटिंग के जो प्रैक्टिस लिए हैं उनसे पूछ लो, मेरा उसमें कोई रोल। कितने समय पहले प्लॉटिंग? ये 3-4 साल पहले की बात है। आयुक्त साहब को 1 दिसंबर को एक लेटर दिया था कि 902 जो खाद के गड्ढों हैं उस पर जो है कुछ लोगों ने प्लाटिंग करके मकान बनवा दिए हैं ये जी। और कुछ पे जो है 4 दीवारी है, कुछ पे बुनियादें भरवा दी हैं। जो सब लोगों को कब्जे हैं, ये जमीन बेच। आगे बात चंडीगढ़ की करेंगे, जहां पर कंटेनर और गाड़ी में जो भरकर लाई जा रही थी, करीब 50 लाख से ज्यादा की चंडीगढ़ में शराब जो है वो लाई जा रही थी। खुटारा थाना क्षेत्र ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसको पकड़ लिया है और पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये सभी लोग चंडीगढ़ से शराब लाकर यहां पर तस्करी किया करते थे और पुलिस की इस कार्रवाई पर एसएसपी डॉक्टर एस आनंद और एसपी ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी पंकज कुमार पंत ने खुटारू पुलिस की पीठ भी थपथपाई है और बताते चले कि पकड़े गए शराब माफियाओं पर हरदोई, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर तस्कर शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने सभी शराब माफियाओं के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। यह खबर चंडीगढ़ से, जहां पर पुलिस जो है एक बड़े पैमाने पर जो नशा तस्कर है उनको लेकर अभियान चलाती ही रहती है और उसी को लेकर पुलिस इस बात को लेकर प्रयासरत है कि जो भी शराब को लेकर कदम उठा रहा है, जो तस्करी करते हुए नजर आ रहा है, उनको लेकर ये कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह की कार्रवाई लगातार पुलिस से करती आ रही है और जो कीमत है वो लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा की आकी जा रही है। इसमें थाना अध्यक्ष के साथ साथ एसएसपी और एसपी सिटी जो है वो भी नेतृत्व करते हुए नजर आए हैं और पुलिस के अनुसार ये जो लोग हैं बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी करते थे। तस्वीरों में आप देखिए, दरअसल तस्वीरें ये तमाम चीजें बताती हुई नजर आ रही है कि कितने बड़े पैमाने पर 50 लाख के आसपास से ये पूरी शराब की जो खेप है वो बताई जा रही है कि बड़े पैमाने पर सप्लाई करते हुए नजर आते थे। अलग अलग राज्यों में ये शराब की सप्लाई किया करते थे और उसी की वजह से पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि इनकी धरपकड़ हो और इस वजह से यह कार्य किया जाता है कि आगे चलकर कोई भी जो शराब की तस्करी कर रहा है वो ना कर सके। आपको ये जानकारी दी कि पुलिस से पहले भी इन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास से करती आ रही है। पुलिस से पहले भी इनको पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी और टीम का गठन कर इन तमाम जो शराब माफिया है, जो गलत काम करते हैं, इनको पकड़ने की लगातार पुलिस कोशिश करती हुई
नजर आ रही थी। लेकिन अब जाकर पुलिस को यह कामयाबी मिली है और गिरफ्तारी के बाद और भी पहलू को पुलिस तलाशती हुई नजर आ रही कि आखिर कहां-कहां ये लोग शराब की तस्करी किया करते थे और कौन-कौन लोग जो है वो इसमें शामिल हैं, कहां-कहां तक इनके तार जो है वो फैले हुए। इन तमाम मुद्दों को लेकर बात की जा रही, पुलिस जो है इनके साथ पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई पुलिस से करती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, बात सहारनपुर की करेंगे। सहारनपुर पुलिस के द्वारा अवैध पशु कटान पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और जानकारी के अनुसार सहारनपुर की थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध रूप से पशु कटान कर दूसरे प्रदेशों में भेजी जा रही मीट से लदी 3 गाड़ियों को पकड़ लिया। सूत्रों की माने तो कमेला क्षेत्र से अवैध कटान के बाद पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर लगातार ये गाड़ियां निकाली जा रही थी और सूत्रों की माने तो नगर निगम अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत के चलते इस तरह के काम लगातार होते हुए नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, ये अवैध पशु कटान की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मीट से भरी 3 गाड़ियां जो है वो पकड़ी है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है कि आखिर कहां-कहां इन लोगों के लिंक है और किस तरह से ये जो अवैध मीट है उसकी सप्लाई किया करते हैं। इसमें जनपद में थाना कुतुब शहर में 3 वाहन अवैध मीट के पकड़े गए हैं, जो कि भैंस का मीट बताया गया है वेटनरी डॉक्टर के द्वारा। और इसमें ये मीट जो है इनके पास कोई कागजात नहीं मिले हैं और इनको पुलिस ने सीज कर दिया है और इसमें आगे जानकारी की जा रही है। 3 युवक इसमें पकड़े गए हैं, उनसे जानकारी कर आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी सवेरे सुबह ये लड़के पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ हुई है, जो कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है उनको सत्यापित किया जा रहा है और जो वाहन मालिक हैं और जिनका ये मीट था उनकी भी जानकारी की जा रही है। इसमें जनपद में थाना आगे बढ़ेंगे, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई 300 से अधिक सूचनाओं को सुनने के लिए खुद सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र बहराइच पहुंचे और जन सूचना के तहत कार्रवाई कर रहे सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र ने 186 प्रार्थना पत्रों को सुना। कार्रवाई के दौरान मिली लापरवाही को देखते हुए सूचना आयुक्त ने 20 अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया है और मीडिया से बातचीत करते हुए सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र ने यह कहा है कि जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वे सभी सूचनाओं का समय से जवाब दे। हालांकि सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने वाले एक्टिविस्ट के खिलाफ बोलते हुए सूचना आयुक्त ने यह कहा कि अगर कोई भी एक ही विभाग से सैकड़ों की संख्या में सूचना मांगता है तो वो लोकहित के लिए उचित नहीं होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच चल रही। आपको ये जानकारी दें कि कई अधिकारियों पर जुर्माने भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ इस बात के भी आदेश दिए गए हैं कि तमाम चीजें जो है वो निष्पक्ष तरीके से और बारीकी से होनी चाहिए। और सूचना आयुक्त ने एक बड़ा फैसला भी लिया जहां पर 20 अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। को और थोक में जवाब भी दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई थोक में आरटीआई मांगता है तो उससे लोकहित जरूर पूछना चाहिए जन सूचना अधिकारियों को। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो लोग थोक में आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई कानून के प्रति वो ईमानदार नहीं है। एक प्रकार से आरटीआई कानून को उन्होंने पेशे के रूप में अंगीकार कर लिया है, जो स्वस्थ परंपरा नहीं है और इससे आरटीआई कानून का नुकसान होता है। ऐसे लोगों को मैं पेशेवर मानता हूं और ये भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार की एक समानांतर रास्ता खोलने का ये। आगे बात करेंगे, उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा को लेकर उन्नाव के युवक ने दरियादली दिखाई है और आपको बताते चले कि जोशीमठ से विस्थापित लोगों को देख युवकों ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्नाव के गंगा घाट के रहने वाले युवक चंद्रशेखर निषाद ने 2 प्लॉट देने का वादा किया है और जोशीमठ में रहने वाले 2 बेसहारा लोगों को 50-50 गज के प्लॉट देकर मदद करने का ऐलान कर युवक ने एक सराहनीय कदम उठाया। युवक की इस दरियादली से लोग काफी ज्यादा उसकी तारीफ कर रहे हैं और युवक के चंद्रशेखर की माने तो एक के प्लॉट की कीमत लगभग 10 से 15 लाख रुपए आकी जा रही है। अपने उन्नाव जिले से जहाँ पे मेरा निवास है शुक्लागंज,
और मेरी भूमि यहीं पे है, तो मैं उनको यहाँ पे निवास देना चाहता हूँ 50-50 गज के। कम से कम उनको आने वाले समय में उनकी जो किस्तियाँ वो ढल सकें, और जो भी है हमसे वो हो सकेगा मैं वही करूँगा उनके लिए, और भी आगे करूँगा। एक प्लाट की कीमत लगभग कितने की होगी? मेरे एक प्लाट की लगभग कीमत मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख है। तो बात करेंगे थाना शाहबाद क्षेत्र में सड़क पर चल रही कार में अचानक आग लग गई है और चंद मिनटों में ही कार धुंधु कर जल उठी है। आपको बताते चलें कि कार में मौजूद संबल जनपद के 2 युवक बुरी तरह से झुलस चुके हैं और झुलसे युवकों ने किसी तरह कार से निकलकर जान बचाई। बताते चले कि झुलसे युवकों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, चलती कार में आग लग गई और 2 युवक जो है इसमें बुरी तरह से झुलसते हुए नजर आए। आग किस वजह से लगी इसको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन दोनों युवकों के जलने से उनको आगे हॉस्पिटल में रेफर किया गया। वहां पर उनका इलाज जो है वो चल रहा है, लेकिन चलती हुई कार में आग लगना एक चिंता का विषय है, क्योंकि कई लोग जो है वो कार से सफर किया करते। हर एक बात को लेकर पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है कि आखिर जो चलती हुई कार में आग लगी है वो किस वजह से लगी है और जो युवक जो जले हैं उनके जलने की आखिर क्या वजह रही है। आगे बात करेंगे मौनी अमावस्या के मौके पर सभी पवित्र नदियों और साराबुर के घाट पर पूर्ण स्नान शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के गंगा घाटों के अलावा प्रयागराज के संगम तट पर भी सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। वहीं संगम पर आज शाही स्नान भी है और इसी के साथ साधु संतों का जत्था विधि विधान के साथ स्नान के लिए निकल पड़ा। इस शाही स्नान को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और एक अनुमान के मुताबिक प्रयागराज में आज 15 से 17 लाख श्रद्धालुओं के स्नान की उम्मीद बनी हुई है। सनातन परंपरा में मौनी अमावस्या पर पूर्ण स्नान का विशेष महत्व है और परंपरा के मुताबिक इस मौके पर स्नान और पूजन के बाद लोग अपनी श्रद्धा और क्षमता के मुताबिक दान और पितरों का तर्पण करते हुए नजर आते। इस बार तो मौनी अमावस्या पर कई तरह के शुभ और दुर्लभ संयोग बनने की बात कही जा रही है और इसी के चलते सुबह से हो रही पवित्र घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही। प्रयागराज में स्नान के लिए संगम तट से शुरू होकर मेला ग्राउंड तक स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई है। तो बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और खतौली से रालोल विधायक मदन भैया एक कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने मदन भैया के काफिले की गाड़ियों पर जमकर पथराव चलवाए गए। दोनों की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई है और मंच से कुछ दूरी पर खड़ी 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। चंद्रशेखर आजाद और रालोद विधायक मदन भैया शुक्रवार को मुजफ्फरनगर से एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस दौरान गाड़ियों से तोड़फोड़ की गई थी। मंच से कुछ दूरी पर ही गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी हुई है और इसी के कारण वहां खड़ी 5 गाड़ियों के शीशे टूटे गए। दरअसल बीते दिनों खतौली में उपचुनाव हुआ था और इसमें आरएलडी के उम्मीदवार मदन भैया ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। इस उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी गठबंधन का साथ दिया था। तो बात करेंगे इलाहाबाद की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने यह कहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस से चार्जशीट पर संज्ञान लेने संबंधित अपने ही आदेशों का क्षेत्र अधिकार नहीं है। ऐसा आदेश शुरुआत में शून्य है और चार्जशीट पर संज्ञान लेना कोर्ट का अंतिम आदेश है। इसके खिलाफ ऊपरी अदालत को ही विधि अनुसार विचार करने का अधिकार होगा और इसको लेकर पुनरीक्षक अदालत द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश का अवैध मान रद्द किया जाना सही है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने अतीक अहमद की याचिका पर दिया है और याचिका की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्रा व अभिषेक मिश्र ने बहस भी की। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई 2007 को जिला पंचायत इलाहाबाद के सदस्य ओमपाल ने अतीक अहमद व अन्य के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई थी और गिरफ्तार नहीं हो सके और न ही अभियुक्त ने अदालत में समर्पण किया।
उधर बात उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव के कारण शुक्रवार को बर्फबारी और हल्की बारिश हुई है और वहीं मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को भी बादल छाए रहने की संभावना बनी है, जबकि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के लिए पुनरानुमान लगाया है कि 23 जनवरी को छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और 24 से 27 जनवरी के बीच विस्तृत क्षेत्र में हल्की से मध्य बारिश दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान कार्यक्रम ने बताया कि शनिवार को आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 10 डिग्री और 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों में उत्तर भारत में शीतलहर से राहत मिलेगी और पूर्वांचल के गोरखपुर, बस्ती, मऊ सहित कई जिलों में रात में गरज के साथ हल्की बारिश होगी। हालांकि इसकी संभावना मौसम विभाग ने बुधवार को भी जताई थी और इसके अलावा विभाग की ओर से कई जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी हुआ, जिसके कारण लोगों को घरों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उधर बात चंदौली की करेंगे। चंदौली जिला मुख्यालय के सूर्य हॉस्पिटल में देर रात एक गोली से घायल युवक की उसके सहयोगी के द्वारा भर्ती करवाया गया और सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस को देख अन्य युवक मौका देखकर वहां से भाग खड़े हुए हैं और पुलिस ने घायल के उपचार को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत देख चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया और पुलिस के अनुसार घायल युवक और उसके साथी पिकअप वाहन लेकर चोरी की नीयत से निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में शराब पीने और आपसी बातचीत के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में गोली चलने से मोनू घायल हो गया, जिस पर घायल युवक के साथियों के द्वारा सूर्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हालांकि पुलिस से घटना के सभी तथ्यों की जांच कर रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।